तो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग इज ए पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. आप जानते हैं हमारा भोजन दो सोर्स से आता है. एक सोर्स है प्लांट सोर्स, जिसे अनाज, फल, सब्जियां, फ्रूट्स हम प्राप्त करते हैं. दूसरा एनिमल सोर्स, जिसे हमें मिल्क मिलता है बड़े पैमाने पर. चिकन से चिकन, एग्स, पोल्ट्री बर्ड से, हनी बी से. और यहाँ पर हम कैटल्स का पालन करते हैं, जिससे हमें मिल्क मिलता है. मिल्क में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. और बड़े पैमाने पे दूध का उत्पादन होना जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है. और जो कैटल्स हमारे हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ानी है. और उनको किस तरह से रखना है, किस तरह के कैटल को रखना है जिससे हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़े. सभी लोगों को देश में जो भी है उनको कम से कम 250 ml 300 ml दूध पर डे मिल सके. तो इसके लिए डेयरी फार्मिंग जरूरी है. डेयरी फार्मिंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ मिल्क एनिमल. मिल्क एनिमल मीन्स मिल्किंग एनिमल, द एनिमल हु आर प्रोड्यूसिंग मिल्क. तो इनको मिल्क एनिमल को क्या कहते हैं? मिल्किंग एनिमल. मिल्किंग एनिमल. तो मिल्किंग एनिमल में कौन कौन से हो जाएंगे? काऊ, बफेलोस माने गाय, भैंस, सीप, गोट, भेड़, बकरी, उनको भी मिल्क के लिए पालन करते हैं. लेकिन बड़े पैमाने पर हम काऊ का पालन काऊ का और बफेलोस का पालन करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ मिल्क एनिमल और मिल्क एनिमल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑन लार्ज स्केल. तो डेयरी फार्मिंग में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम किस तरह की गायों को, किस तरह के कैटल्स को रखें. तो हमें उम्दा क्वालिटी के गायों को रखना है. हमारे देश में पहले कुछ ऐसी गायें थी जो एकदम देसी, जो 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देती थी, 5-6 महीने में दूध देना बंद कर देती थी. तो अभी हाइब्रिड क्वालिटी की गायें डेवलप की गई हैं जो करीब 10 महीने 9 महीने तक दूध देती हैं और ज़्यादा अमाउंट में दूध देती हैं. तो एक किसान अगर हाई यील्डिंग वेराइटी की 2 भी काऊ रख लिया, 3 भी काऊ रख लिया तो मिल्क प्रोडक्शन पर्याप्त हो जाएगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साहिवाल है. साहिवाल हाई अमाउंट में मिल्क देती है, हमारे कंट्री में बढ़िया से सुटेबली एडाप्टेड है. रेड सिंधी है, गीर है, इसके बाद हालीकर है, अमृत महल है और ये जो है खिल्लोरी. ये तमाम सारी हमारी देसी ब्रीड है. ये कैसी ब्रीड है बच्चों? देसी ब्रीड है, हमारे देश की ब्रीड है. इनको देसी ब्रीड ऑफ काऊ कहते हैं या इनको इंडिजीनस काऊ कहते हैं. ये देसी ब्रीड ऑफ काऊ कहते हैं. ये हमारे देश की काऊ है. और इसके अलावा हम कुछ काऊ ऐसा भी देखेंगे जो एक्जोटिक, जो फॉरेन ब्रीड है. जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो है, यह जो ब्रीड है, एक ऐसी ब्रीड है, यह फॉरेन ब्रीड है, यह एक्जोटिक ब्रीड है. कैसी ब्रीड है? एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ. यह एक्जोटिक ब्रीड है, माने फॉरेन की ब्रीड है, फॉरेन की ब्रीड है. तो ये हमारे देसी काऊ से भी ज्यादा मिल्क देती है. लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनकी क्या है कि ये हमारे वातावरण में अनुकूलित अच्छा से नहीं हो पाती. ये ठंडे कंट्री में रहती हैं, जर्सी में रहती हैं, अलग अलग कंट्री में. तो न्यू जर्सी की है, ये होलिस्टीन है, ये जो है फ्रेशियन है, मेल फीमेल. तो ये अलग अलग ठंडे इलाके की, ठंडे कंट्री की काऊ है. मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. तो डायरेक्ट इनको हम यहाँ पे नहीं रख सकते. सीमेन से, जो इनके बुल्स है उनके सीमेन से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करा के हाइब्रिड वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं. ये हमारी काऊ है. ये जो हमारे यहाँ के वातावरण में रह लेती है, ये हमारे यहाँ के वातावरण. ये जो है हमारी जो देसी काऊ है, ये देसी काऊ या इंडिजीनस काऊ, इंडिजीनस काऊ, या इनको हम क्या कहते हैं? देसी काऊ. दे आर एडाप्टेड इन आवर क्लाइमेटिक कंडीशन. ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे रहने के लिए अनुकूलित है. लेकिन जो फॉरेन ब्रीड है वो हमारे वातावरण में नहीं रह पाती है. तो हमारी देसी काऊ और जो
फॉरेन ब्रीड है, जैसे देसी काऊ में फॉरेन ब्रीड का सीमन ला करके इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया जाए, तो जो इन दोनों से बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे, तो मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे अनुकूलित हो जाएंगे। तो ये देसी काऊ हमारे कंट्री में आराम से रह लेते हैं यहाँ के टेम्परेचर पे। और जो ये फॉरेन ब्रीड है, ये फॉरेन ब्रीड ये हमारे वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाती हैं, तो इनके बुल्स का सीमेंट वहाँ से लाते हैं हम, और इनके सीमेंट का इस्तेमाल करके हम हाइब्रिडाइजेशन करा के या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बिटवीन देसी ब्रीड एंड फॉरेन ब्रीड। तो आजकल फॉरेन ब्रीड जर्सी का सीमन लाते हैं और देसी काऊ में इम्प्लांट कर देते हैं, पशु चिकित्सक करते हैं। अब इन दोनों के मेल से हमें क्या मिल जाता है? हाइब्रिड। क्या मिल जाएगा? हाइब्रिड। ये सुपीरियर क्वालिटी मिल जाएगा और उससे हम जो है ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अभी सुपीरियर क्वालिटी हाइब्रिड बनाया गया है देसी काऊ और फॉरेन काऊ के बुल्स के सीमेंट से। करन स्विस एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई है। ये हाइब्रिड काऊ है और इसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हमारे कंट्री में बढ़िया से रह सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये कहूँगा कि हम लोग अपने देसी काऊ को ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो हमारी साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है, ये हरिकर है, अमृतमाल है, ये सब काउस कम से कम ये बहुत ही हाई ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है। इनसे हम मिल्क प्रोडक्शन अच्छा से कर सकते हैं और कुछ हाइब्रिड वैरायटी मिल जाए तो उनको भी डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ बफेलोज है, ये बफेलो की ब्रीड है, ये बफेलो की ब्रीड है, ये बफेलो ये भी ये बफेलोज ब्रीड है, ये हमारे देश की ही है। मुर्रा है, नागपुरी है, सूती है और यह जो है देखिए आप भदावरी है, ये ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की मेहसाना है, जफराबादी है। ये सब भी हाई एंडिंग ब्रीड है, ये काफ़ी अच्छा मिल्क देती हैं। तो हम काऊ को बफेलो को पाल सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब इनको हम रखें कहाँ? जब अच्छी क्वालिटी की काऊ लाएंगे, बफेले लाएंगे तो कीचड़ पाकर में तो रखेंगे नहीं। अब इनके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? इनके लिए आपको डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेयरी फार्म। तो मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक वेल वेंटिलेटेड हाल बनाना पड़ेगा और उसमें इनको रहने के लिए इस तरह से नाद वाद बना दे बढ़िया से और पानी का साधन कर दें, कीचड़ पाचड़ न लगे। इनका जो कटल डंग गोबर मलमूत्र होता है नाली बना दे पाइप से इधर जो है ला करके इनको जो है बायोगैस प्लांट में, गोबर गैस प्लांट में ले जाए, वहाँ गोबर गैस प्लांट में जा करके और वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया है, उससे गैस बनेगा मीथेन, उससे आप पानी गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, अपने पूरे गांव को बिजली। अगर आपके पास 50-100 गाय है तो उसके कैटल डंग को ले जाके गोबर गैस प्लांट में डाल दीजिए, उससे जितना गैस बनेगा उससे आप फिर डायनेमो लगा करके टरबाइन चला के बिजली पैदा करिए, पूरे गांव को बिजली दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जो डिकम्पोज हो गया कैटल डंग बायोगैस प्लांट में, गोबर गैस प्लांट में, उसको निकाल करके खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना यूरिया फर्टिलाइजर, बिना केमिकल फर्टिलाइजर दिए आपका खेत का पैदावार भी बढ़ जाएगा, आपको मिल्क भी मिल जाएगा। अब सपोज कर दीजिए आपके पास 50 गाय है और 50 गाय में से मान लीजिए 30 गाय हमेशा दूध दे रही है। सब तो हमेशा दूध देगी नहीं, 30 गाय हमेशा दे रही है। एक गाय अगर टाइम पे 10 लीटर दे रही है, दिन भर में 20 लीटर दे रही है, दोनों टाइम में, तो एक गाय 20 लीटर दूध दे रही है और आपके पास 30 गाय हमेशा दूध देने वाली है। 600 लीटर दूध हो गया और 1 लीटर दूध का दाम अगर मान लीजिए 30 रुपया भी है देहात में तो कितना हो गया है? 18,000 पर डे हो गया। 18,000 पर डे में मान लीजिए कि 5,000 रुपया आपने खर्च कर दिया
नौकर वोकर रख लिया है, कुछ चारा इनको चारा तब के खेत में मिल जाएगा, कुछ और भी वैक्सीनेशन ये सब। लेकिन आपका जो है आपका यहाँ पे 5,000 13,000 या 6,000 में 12,000 पर डे आपका बच रहा है, और उतना आप बायोगैस बना रहे हैं, उसे बिजली पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उनका डिकम्पोज होकर खाद बन रहा है, खेतों में खाद दे रहे हैं, तो है ना प्रोडक्टिव काम है। काफी किसानों का जीवन उम्दा हो सकता है अगर एग्रीकल्चर के साथ, कृषि के साथ डेयरी फार्म लगा दे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि डेयरी फार्म लगाए कैसे। सबसे पहले डेयरी फार्म लगाने के लिए आपको एक ऐसा घर बनाना होगा जो हवादार हो, जिसमें लाइट की व्यवस्था हो, जिसमें नमी न हो जाए और ज़्यादा गर्मी भी ना हो। इसके अलावा पानी का पर्याप्त साधन हो, और आपके पास चारा हो, बजरी हो, बरसीम हो, जोनरी हो, मतलब उनके लिए चारा भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या करना होगा आपको, फूड की व्यवस्था करनी होगी। फूड की व्यवस्था में क्या करना होगा आपको, फूड की व्यवस्था में भोजन के लिए इनका जो फूड होता है, इनका फूड के लिए क्या करना होगा, 2 तरह के फूड है इनकी। एक तो फोडर है, फोडर माने चारा, और दूसरा कंसंट्रेट है। तो कंसंट्रेट और फोडर यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले क्या बनाना हुआ, घर बनाना हुआ, है ना, इनका शेल्टर बनाना हुआ, आवास बनाना हुआ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं कि तालाब का पानी पिला दिया, नो, बीमार हो जाएगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा इनका फूड, भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो फूड में क्या खिलाएंगे, स्ट्रा माने भूसा, इसके बाद ग्रीन फोडर, तो ये तो खिलाएंगे ही, हरा चारा में बरसीम खिलाएंगे, हरी घास खिलाएंगे, आपके पास ढैचा होगा, आपके पास ज्वार होगा, बाजरा होगा, ये तो खिलाएंगे। लेकिन फूड में एक और हिस्सा होगा कंसंट्रेट्स में इनको क्या खिलाएंगे, ब्रोकेन व्हीट, गेहूं का दरा हुआ, गेहूं का दरा हुआ। इसके बाद यहाँ पे बाजरे का, मिलेट्स का दरा हुआ, बाजरा भी खिलाते हैं, मिलेट्स, व्हीट, दाल का दरा हुआ, है ना, दाल का दरा हुआ, माने जितने भी ग्रेन्स हैं उनके दरे हुए पार्ट। इसके बाद इनको और क्या खिलाते हैं, आयल केक माने खली, सरसों की, तीसी की, है ना, उसको क्या कहते हैं, खली कहते हैं ना, खली। इसके अलावा जैगरी माने गुड़ भी खिलाते हैं, जैगरी। तो ये सारी मात्रा उनको देंगे, भूसा कम, हरा चारा ज्यादा। इसके बाद गेहूं का दरा हुआ, बाजरे को उबाल के खिलाते हैं, है ना, इसके बाद खली देते हैं, गुड़ थोड़ा मिला देते हैं। तो ये सारी चीजें उनको खिलाएंगे तो फिर इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और इनका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। पानी पीने की अच्छी व्यवस्था, रहने का वेंटिलेटेड रूम। इसके अलावा इनमें और क्या करेंगे, समय समय पे इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोटेक्शन के लिए आपको वैक्सीन देना पड़ेगा। वैक्सीन, पशु चिकित्सक को बुला करके रोगों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, वैक्सीनेशन। जैसे खुरपका, मुंह पका रोग हो जाता है, खरवा हो जाता है, तमाम सारे डिजीज होते हैं, तो इनको भी बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराना होगा। विजिट आप वेटरिनरी डॉक्टर, जैसे आदमी का डॉक्टर होते हैं ना, उसे पशु के भी डॉक्टर हैं। तो फ्रीक्वेंट विजिट आप वेटरिनरी डॉक्टर, आजकल ऐसी एजेंसीज हैं जिनको आप फोन कर देंगे, वो आपको चारा भी भेज देंगे, पशु चिकित्सक भी भेज देंगे, है ना, थोड़ा पैसा लेते हैं और वो आके महीने में दे के जाते हैं, या आपको जब जरूरत है उनको बुला लीजिए, ठीक है ना, तो वो आपके पशुओं को देख के जाते हैं और पशु स्वस्थ होगा, उसको अच्छा से खिलाएंगे, आपको दूध ज़्यादा मिलेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हिसाब बताया हमने ना, घर बैठे इनकम होगा, आपका खेत भी मजबूत हो जाएगा, आपको
बिजली भी उत्पन्न होगी, डायनेमो लगा के, टरबाइन चला के, और आपका जो है गोबर से खाद बन जाएगी, और बाकी जो है इनसे दूध मिलेगा पर्याप्त। तो आप कितना देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों तक दूध पहुंचा रहे हैं, है ना, उसके बदले में आपका जीविका अच्छा से चल रहा है। तो इस तरह से किसान खेती के साथ डेयरी फार्म लगा करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपने खेत को मजबूत कर सकते हैं, और अपने बच्चों को बाहर बढ़िया पढ़ने के लिए भेज भी सकते हैं। हम देखते हैं कि खेती किसानी करके धान लगा दिए, 3 महीने बैठ के ताश खेलते हैं, क्या मतलब है ना। वो खाली समय में अगर ये डेयरी फार्मिंग करें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, तो उसका आर्थिक स्थिति क्या होगा, बढ़िया हो जाएगी, एक नौकरी वाले से बेहतर जिंदगी जिएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से डेयरी फार्म लगा करके हम किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनको हरा चारा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो एक ग्रीन फोडर भी खिला रहे हैं, ग्रीन फोडर इनको खिलाया जा रहा है, और ग्रीन फोडर के साथ इनको जो है और क्या खिलाना है, आयरन केक, खली भी खिलाना है, आयरन केक भी खिलाना है, खली खिलाना है, ब्रोकन व्हीट भी खिलाना है, ब्रोकन सीरियल्स, ब्रोकन दगे हुए अनाज, ब्रोकन सीरियल्स, दगे हुए अनाज, है ना, अनाज भी खिलाना है इनको, ताकि ये स्वस्थ रहेंगी, तभी तो मिल्क स्वस्थ आएगा ना। इस तरह से हम जो है इनका देख रेख कर सकते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का आपका डेयरी फार्मिंग के बारे में, किस तरह से हम कैटल को रखें, किस तरह से खिलाएं, किस तरह से उनकी देख रेख करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकेंगे। इसके बाद हम बाद में बात करेंगे आपका पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो किसान एक साथ चाहे तो खेती भी कर ले, डेयरी फार्म भी खोल ले, पोल्ट्री फार्म भी खोल ले, एक गड्ढा बना के फिश फार्म भी खोल ले, और जहाँ जहाँ फूल वाली फसलें लगा, सरसों लगाता है, सूरजमुखी, वहाँ पे छोटे छोटे बाक्स हनी भी, शहद बनाने के लिए रख ले, तो किसी भी नौकरी वाले से ज़्यादा उसका पैसा हो जाएगा, ज़्यादा इनकम होगा। तो इस तरह से हम उनका आर्थिक स्थिति किसानों को सुधार सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेयरी फार्म। थैंक यू। ओके, पढ़ते लिखते रहिए, और जहाँ नया पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।